गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोगों ने अब तक ये स्टडी कर लिया कि जो डीएनए है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और कॉमन जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको इससे पहले जो दो एक्सपेरिमेंट पढ़ाए, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट एंड ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, दोनों ही एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको उसमें ये प्रूफ हुआ, जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हो गया जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल है, और जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने ये फाइंड आउट कर दिया था कि डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और जो ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट था उससे केमिकली ये प्रूफ हो गया ऑन द केमिकल लेवल that DNA is the genetic material and not anything else is the genetic material. अब एक छोटी सी बात यहाँ पे आपको समझनी है। जैसे हम ये कहते हैं कि DNA is the genetic material, ठीक है, तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर होना चाहिए? तो जो आज हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए, आपको मैंने जेनेटिक मटेरियल दोनों ही हैं, डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जो सबसे कॉमन जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। वो क्यों है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर होना चाहिए। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होगा वो है जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, कोई भी जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो उसी समय जेनेटिकल मटेरियल की तरह काम करेगा जब उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट हो। और जेनेटिकल इंफॉर्मेशन यदि प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तभी वो अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर पाएगा। तो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन, जेनेटिकल मटेरियल के अंदर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। और कॉमनली जो डीएनए और आरएनए हैं उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं वो कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है तो दे आर प्रेजेंट इन द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कोडेड फॉर्म। तो कोडेड फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है जेनेटिक मटेरियल का कि इसके अंदर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो आपको समझ में आ रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो है रेप्लिकेशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपी। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपी। अब इसमें देखिए, जैसे एक ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के वो बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई भी सेल ले ले आप, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सभी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम अमाउंट में है और एक तरह का है। तो उसका मेन रीजन है रेप्लिकेशन। क्योंकि जब एक इंडिविजुअल बनता है तो सेल डिवाइड करते हैं, और जब सेल डिवाइड करेंगे तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो अपने कार्बन कॉपी बना सके, जिससे कि दोनों सेल में जो डिवाइड हुए हैं उन दोनों के अंदर सेम अमाउंट में सेम टाइप का जेनेटिक मटेरियल हो, जिससे कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरी आउट होने हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो सके। तो उसके लिए जरूरी क्या है? रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जितने भी सेल्स होंगे सभी में एक तरह के जेनेटिक मटेरियल होंगे, तो सभी एक तरह से काम होगा, तो एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम होगा और ये फिर एक फंक्शन के फॉर्म में काम हो सकेगा। यदि हर एक सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होगा तो फिर कोई भी सेल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा।
तो उसके लिए रेप्लिकेशन प्रोसेस का होना जरूरी है। तो डीएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी होनी जरूरी है। तीसरी बात है स्टेबिलिटी। तीसरी बात है स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, देखिए कोई भी जेनेटिक मटेरियल होगा यदि वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, तो उसका एग्जिस्टेंस फिर हो नहीं पाएगा। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो हाईली केमिकली स्ट्रक्चरली एज वेल एज स्ट्रक्चरली उसे स्टेबल होना चाहिए, जिससे कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए एग्जिस्ट करता हुआ रहे। यदि आप डीएनए और आरएनए को ही देखें तो डीएनए इज मोर कॉमन जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू आरएनए। उसका मेन रीजन है कि डीएनए इज मोर स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली देन आरएनए, सो दैट्स व्हाई डीएनए इज द मोर कॉमन जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के लिए स्टेबिलिटी का होना भी जरूरी है। इसके अलावा जो आपका म्यूटेशन है, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस भी जरूरी है, बिकॉज जब स्लो ग्रेजुअल चेंज होगा तभी इवोल्यूशन होगा। विदाउट चेंज द इवोल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट अकर। और एक चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर इवोल्यूशन का होना जरूरी है और उसके लिए म्यूटेशन या चेंज का होना जरूरी है, लेकिन इट शुड नॉट बी वेरी फास्ट और वेरी रैंडम, इट शुड बी स्लो। और वो स्लो कब होगा? जब स्टेबल होगा आपका जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल यदि आपका स्टेबल है तो म्यूटेशन भी काफी स्लो होगा एंड that will be helping into the expression or bringing change, which will be helping the individual to survive in this changing environment. इस changing environment के अंदर जो म्यूटेशन होगा, जो चेंजेस होंगे, वो उसे और एफिशिएंट बनाएगा। इसके अलावा अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी के अंदर सेम अमाउंट ऑफ जितनी सेल्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हर सेल के अंदर सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल का होना जरूरी है। यदि सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल हर सेल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा तो डिफॉर्मेशन विल अकर एंड द सेल्स विल नॉट एबल टू परफॉर्म इन ए प्रॉपर मैनर एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव। तो एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है कि उसके हर सेल के अंदर फिक्स अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल के लिए ये कुछ पॉइंट्स का होना जरूरी है। इट शुड बी कंटेनिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट शुड बी स्टेबल, इट शुड हैव रेप्लिकेशन प्रोसेस, द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल शुड बी सेम इन ऑल द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा म्यूटेशन का एक स्लो प्रोसेस होना चाहिए उसके अंदर। सो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट द जेनेटिक मटेरियल शुड हैव। अब एक बात देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये कहा था कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। वो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए के अंदर एक शुगर होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो जो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, ये शुगर मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द पेंटोज शुगर व्हिच इज प्रेजेंट इन द आरएनए, इट इज राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर के कंपेयर में जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये मोर स्टेबल है। तो बिकॉज ऑफ दिस डीएनए विल बिकम मोर स्टेबल और नॉट। उसका कारण क्या है? जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है उसकी जो सेकंड डैश कार्बन है, सेकंड डैश कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है, जबकि राइबोस के सेकंड कार्बन पे
जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसी के प्रेजेंस के कारण वो मोर रिएक्टिव होता है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप एब्सेंट होता है। इस कारण से डीऑक्सीराइबोज होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो लेस रिएक्टिव है तो वो मोर स्टेबल हो गया, जबकि राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, तो वो मोर रिएक्टिव हो गया। मोर रिएक्टिव मतलब मोर अनस्टेबल। इसके अलावा जो डीएनए है इसके अंदर आपका थाइमिन एक नाइट्रोजनस बेस है, जिसकी जगह पे आरएनए के अंदर यूरेसिल एक नाइट्रोजनस बेस होता है। जो थाइमिन होता है, यदि आप उसके स्ट्रक्चर को देखें तो इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू यूरेसिल। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर थाइमिन, द डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। यदि आप इवोल्यूशनरी फेज में देखें तो शुरुआत में आरएनए जो था वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता था, लेकिन क्योंकि आरएनए लेस स्टेबल है तो म्यूटेशन बहुत तेजी से हुआ एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय मोर स्टेबल कंपाउंड दैट इज डीएनए, जो कि एक प्रॉपर्टी भी है जेनेटिक मटेरियल के अंदर कि जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना बहुत जरूरी है, स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। तो डीएनए जो है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। क्यों मोर स्टेबल है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसमें हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप सेकेंड कार्बन पे एब्सेंट होता है, जबकि राइबोज शुगर के जो सेकेंड कार्बन होता है उस पर हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि एक रिएक्टिव साइट है। तो इसके एब्सेंस के कारण जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है वो लेस स्टेबल होता है, केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए डीऑक्सीराइबोज शुगर इज मोर स्टेबल देन राइबोज शुगर, ठीक है। जबकि डीएनए के अंदर थाइमिन है, इन कंपैरिजन आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है एंड थाइमिन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू यूरेसिल। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज टू थिंग्स द डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। आज जो आपको यहाँ पे देखना है दैट इज अबाउट द रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर फॉर्मेशन कैसे होते हैं, क्यों डीएनए मोर कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, और आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द रेप्लिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? रेप्लिकेशन प्रोसेस की। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि रेप्लिकेशन होता क्या है। रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कंपाउंड होता है वो अपना कार्बन कॉपी फॉर्म करता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ए डुप्लीकेट कॉपी और कार्बन कॉपी ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपी ऑफ ए सब्सटेंस is called as replication process। तो यदि आप एक सेल के अंदर देखें तो सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने ही कार्बन कॉपी को फॉर्म कर सकता है, मतलब डीएनए से डीएनए बनाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो रेप्लिकेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपी ऑफ ए substance or the formation of carbon copy of a substance is called as replication। अब जो ये रेप्लिकेशन प्रोसेस होते हैं ये तीन तरह के हो सकते हैं। जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है ये तीन तरह के हो सकते हैं। या तो ये कंजर्वेटिव हो सकता है, या डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, या ये सेमी कंजर्वेटिव हो सकता है। रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है it can be of three type। कितनी तरह का हो सकता है? तीन तरह का। या तो कंजर्वेटिव होगा, कंजर्वेटिव
या डिस्ट्रक्टिव या सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव। अब देखिए आपको इनको समझना है कि है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कहने का मतलब होता है जब 100% कंजर्व्ड हो। 100% कंजर्व करने का मतलब हुआ कि जिसमें कोई चेंज ना हो, विच इज in which the parental character are intact। जो parental characters हैं are intact 100%। तो जब किसी के अंदर 100% parental character intact हो तो उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव। उसे क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। अब यदि रेप्लिकेशन होता है और रेप्लिकेशन में ये दोनों ही स्ट्रैंड्स इंटैक्ट रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता है, तो इस मोड ऑफ रेप्लिकेशन को हम कहेंगे कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। जबकि जब डिस्ट्रक्टिव कहते हैं तो डिस्ट्रक्टिव कहने का मतलब है कि जिसमें कोई भी पैरेंटल जो कैरेक्टर है वो इंटैक्ट ना हो, तो पैरेंटल स्ट्रक्चर जो है दैट इज फ्रैगमेंटेड इनटू न्यू स्ट्रक्चर्स। पैरेंटल कैरेक्टर्स और स्ट्रैंड्स get changed completely। जिसमें parental character और strength जो है that get changed completely, so that will be called as destructive। तो जैसे मान लीजिए कि यदि ये मान लीजिए किसी का parental character है तो दोनों ही strength डिस्टर्ब हो जाए, दोनों में ही चेंजेस आ जाए, तो जब दोनों के अंदर चेंज आ गए तो इसका मतलब है कि जो पैरेंटल स्ट्रेंथ्स हैं वो 100% डिस्टर्ब हो गए हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं, तो दैट टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। जबकि यदि हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की बात करें तो सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मतलब हाफ, सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। तो यदि हाफ पैरेंटल कैरेक्टर इंटैक्ट हो, character strengths remain intact and changes in 50% strengths occur, so that will be called as semi conservative mode of replication। अब इसमें छोटी सी बात समझिए, मान लीजिए कि ये एक पैरेंटल स्ट्रैंड, अब इसमें मान लीजिए कि रेप्लिकेशन होता है, 2 बनते हैं, तो यदि ये वाला स्ट्रैंड पेरेंट्स मान लीजिए स्ट्रैंड 1 है, स्ट्रैंड 1 इंटैक्ट है, इससे एक नया स्ट्रैंड बन जाए, और दूसरा वाला जो है ये सेकंड स्ट्रैंड इंटैक्ट है, इससे नया एक स्ट्रैंड बन जाए, ठीक है। तो इसमें इन दोनों में आप देखें तो 50% जो आपका स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड पेरेंट का इंटैक्ट रहता है, तो और 50% दूसरे स्ट्रैंड में ही चेंज आ रहा है, केवल दूसरा नया बन रहा है, मतलब 50% नया हो गया और 50% पुराना रह गया। तो इस तरह के रेप्लिकेशन को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। और जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। वो कौन सा मोड ऑफ रेप्लिकेशन है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे हम इसे प्रूव करेंगे कि जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। तो इस चीज को मिचेल्सन एंड स्थॉल ने प्रूव किया कि
कि जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे डिटेल में। और ये जो एक्सपेरिमेंट है विच प्रूव्स दैट द डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके बारे में बात करेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंजर्वेटिव, डिस्ट्रक्टिव और सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है और ये किस तरीके से हम इसको क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो डीएनए है, तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव कैसे है और इसको किसने प्रूव किया था, मेसेल्सन एंड स्टॉल ने। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के नेम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए।